नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस अकेडमी में। आज का डेट है 30 नवंबर 2022 एंड डेली के प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट डाउनलोडिंग लिंक जो रहने वाला है इस पीडीएफ का वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में एज यूजुअल लगा दिया जाएगा। आप वहां से इसको जाकर डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ है रिगार्डिंग हिमालयन याक। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है हिमालयन याक को एज अ फूड एनिमल। देखो अभी तक क्या हो रहा था ना, मैं पहले ही बता देता हूँ। हिमालयन याक नाम से ही पता चल रहा है दैट ये याक स्पीशीज़ जो है हिमालयाज़ में ही मिलती है एंड ये ऐसी स्पीशीज़ है जो क्या हिमालयन के हाइयर ऑल्टीट्यूड्स में आपको मिल सकती है। आप अगर नॉर्मल कोई गाय भेड़ बकरी को चला दीजिएगा ना तो वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगी, बट हिमालयन याक ने अपने आप को अडेप्ट कर चुका है उस टाइप के इन्वायरमेंट में, है ना। और अभी क्या हो रहा था दैट इनकी पॉपुलेशन जो है ना धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही थी, तो इनके पॉपुलेशन जिससे डिक्लाइन ना हो इसीलिए ये हाई ऑल्टीट्यूडनल एनिमल्स को जो है बनाया जा रहा है एज अ पार्ट ऑफ कन्वेंशनल मिल्क एंड मीट इंडस्ट्री। तो जो बोला गया है दैट इनको अप्रूव किया गया है एज फूड एनिमल्स। सो व्हाट आर फूड एनिमल्स? फूड एनिमल्स आर दोज दैट आर रेज्ड एंड यूज्ड, मतलब इनको रेज किया जाएगा और इनको इनके फूड प्रोडक्शन जो की जाएगी इससे, जैसे दूध अगर निकाला जा रहा है इनसे, तो उसको फर्दर कंज्यूम किया जाएगा बाय ह्यूमन। नाउ याक्स की अगर बात करें, ट्रेडिशनली इनको ट्रांसह्यूमन सिस्टम के द्वारा, जैसे जो होते नहीं है बंजारे, दैट इज़ जिनका अपना घर नहीं होता, इधर से ऊपर मतलब प्लेन रीजन से माउंटेनियस रीजन, फिर माउंटेनियस रीजन से प्लेन रीजन्स, जो नोमैड्स होते हैं वो बेसिकली ट्रांसह्यूमन सिस्टम में याक का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंड दे आर एंडेमिक टू तिब्बतन प्लेट्यू। इन याक के बारे में अगर डिस्कस किया जाए, जी हाँ, ये एंडेमिक तिब्बतन प्लेट्यू में एंडेमिक है, यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। मोर ओवर हाइयर ऑल्टीट्यूडनल रीजन्स लाइक अरुणाचल प्रदेश के रीजन्स में, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिल जाएंगे। नाउ इनकी जो ड्रास्टिक डिक्लाइन हो रही है वो बोला जा रहा है दैट इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू लेस रिम्यूनरेशन फ्रॉम द बोवेट। मतलब कहीं ना कहीं एक तो इनसे ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता था इससे, इसीलिए यंगर जनरेशन्स क्या बोल रही थी दैट देखो भाई वी विल नॉट बी डूइंग इट, लाइक हम लोग याक को और रेयर अप नहीं करना चाहते हैं, छोड़ दो इसको, बेच दो, मार दो, इस टाइप से, है ना। सो वही चीज़। और मोर ओवर याक के मिल्क, याक के मीट को अभी तक पार्ट नहीं बनाया गया था ऑफ कन्वेंशनल डेयरी एंड मीट इंडस्ट्री। तो जब अगर आप फॉर एग्जांपल डेयरी इंडस्ट्री ले लो, राइट, डेयरी इंडस्ट्री का अगर उसको पार्ट बनाओगे ही नहीं तो वो कैसे उसके सेल्स को आप बढ़ाओगे यार, है ना। प्रोटेक्शन स्टेटस अगर देख लोगे इस वाइल्ड याक का तो IUCN रेड डेटा लिस्ट में ये वल्नरेबल स्पीशीज़ में है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में लाई करता है और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में लाई करता है। नेक्स्ट, SAOT सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है अभी के जो फीफा का वर्ल्ड कप हो रहा है ना वहाँ पे ना। फीफा के वर्ल्ड कप में क्या होता है ना, देखो उनके बहुत सारे रूल्स होते हैं दैट इस लाइन के इधर अगर बॉल आ गया, इस लाइन के उधर अगर बॉल आ गया, ठीक है। तो वैसे देखो आई डोंट वॉच फीफा टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट अभी क्या कर रहा है ना, इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फीफा को और भी प्रिसाइज्ड बना दिया जाएगा ना। इसमें हो क्या रहा है, देखो इस टेक्नोलॉजी का 2 पार्ट है जिसमें सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और सेंसर्स को पता है कहाँ पे लगा दिया जाएगा? बॉल के भीतर, है ना। सस्पेंशन टेक्नोलॉजी के थ्रू लगा दिया जाएगा जिससे बॉल में कुछ प्रॉब्लम ना हो, बट बॉल के भीतर वो सेंसर रहे जिससे उस सेंसर्स के थ्रू रियल टाइम डेटा आपको मिलता रहे, है ना। और उस रियल टाइम डेटा के थ्रू आप कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में देख सको दैट क्या ये पेनल्टी शूट आउट है या नहीं, या फिर फाउल हुआ है क्या नहीं, इस टाइप से चीज़ें। एडिशनली ये तो किया ही जाएगा सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी, बट साथ ही साथ टूअल हॉक आई कैमराज भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिससे बॉल्स एज वेल एज प्लेयर्स के ऊपर प्रॉपर पैनी नज़र रखी जा सके, ठीक है।
सो वही यहाँ पे बोला जा रहा है। इससे क्या हो जाएगा दैट जो भी एम्पायर होता है, रेफरी होता है, उनका जो डिसीजन है वो हाईली एक्यूरेट हो जाएगा, हाईली क्विकली हो जाएगा। और ओवरऑल ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नायाब नमूना है। तो कल को अगर आपको क्वेश्चन आ गया दैट बताओ भाई सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी रिसेंटली कोई गेम में इस्तेमाल किया गया है, तो कौन सा वो गेम है? तो करेक्ट आंसर इज फुटबॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेड प्लैनेट डे, देखो नवंबर 28 1964 को नासा का जो मिशन था ना, मरीनर 4, उसको लॉन्च किया गया था और उसके थ्रू बहुत सारे मार्स के रिलेटेड सिग्निफिकेंट डेटा को कैप्चर किया गया था। इसीलिए इस दिन नवंबर 28 को वी डू सेलिब्रेट रेड प्लैनेट डे। ठीक है, तो वैसे तो ये 28 नवंबर का न्यूज़ है, तो आप बोलोगे सर आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं? मैंने बोला ना, कोई भी चीज़ें छूटेगी नहीं, है ना। ऐसा हो ही सकता है यार, इंसान ही ना हो, एक दिन में शायद सारा कलेक्शंस नहीं हो पाता है, कुछ कुछ छूट जाता है या फिर कुछ कुछ न्यूज़ में दिख जाता है। ओके, इफ़ दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देन श्योर वी विल बी डिस्कसिंग दैट। ठीक है, नेक्स्ट, गुरु तेग बहादुर जी के बारे में बोला जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ट्रिब्यूट पे किया है टू श्री गुरु तेग बहादुर जी उनके शहीद दिवस में। गुरु तेग बहादुर वो एक ऐसे गुरु थे आई मीन सिख धर्म के, हु हैव स्टूड अगेंस्ट द फोर्सेबल कन्वर्जन, और इसीलिए तो मुगल्स ने उन्हें मार दिया। इनफैक्ट उनकी माता जी थी माता नानकी और उनके पिताजी थे गुरु हरगोबिंद। गुरु हरगोबिंद जो थे वो सिख गुरु के 6th सिख गुरु थे, है ना, who raised an army against Mughals and introduced the concept of warrior saint as well। मतलब ये मैं गुरु तेग बहादुर का बात कर रहा हूँ, दैट इन्होंने मुगल्स के खिलाफ एक आर्मी सेट किया जिनको वॉरियर सेंट्स भी कहा जाता है। इनफैक्ट गुरु तेग बहादुर के बारे में अगर बोले तो ही वॉज द 9th गुरु ऑफ ऑल द 10th गुरु। देखिए 10 गुरु थे, 10 गुरु में 9th गुरु जो थे वो गुरु तेग बहादुर थे। ये एक फियरलेस वॉरियर थे जो कि एक लर्नड स्कॉलर भी थे। इनफैक्ट श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो है ना, उनमें भी अगर देख लीजिएगा बहुत सारे इनके रिलेटेड स्पिरिचुअल हाइम्स आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट औरंगजेब जो थे ना, एक ऐसे मुग़ल साम्राज्य के बेसिकली लीडर थे जिन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को एग्जीक्यूट करा दिया था दिल्ली में। इनफैक्ट सिख गुरु की अगर बात करें तो देखो गुरु नानक देव जी सबसे पहले गुरु थे, उसके बाद थे गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी। 6th गुरु जो थे ना गुरु हरगोबिंद जी, जिनके बेटे थे गुरु तेग बहादुर। उसके बाद थे गुरु हर राय जी, गुरु हरकृष्ण जी, गुरु तेग बहादुर जी एंड गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, सो यू शुड रिमेंबर ऑल दिस। नेक्स्ट, न्यू स्पीशीज ऑफ ब्लैक कोरल्स देखने को मिला है। ब्लैक कोरल्स हम लोगों ने यूजुअली देखा है बहुत रंग बिरंगे कलर्स के होते हैं। कभी भी अगर कोरल्स का कलर चला गया तो हम उस फिनोमिना को क्या कहते हैं? कोरल ब्लीचिंग। नाउ रिसेंटली साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है 5 नए स्पीशीज ऑफ ब्लैक कोरल्स। कहाँ? ग्रेट बैरियर रीफ के डीपर सीज में। इनफैक्ट बोला जा रहा है मोर देन 150 स्पीशीज ऑफ ब्लैक कोरल्स जो है उसको अभी तक डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें 14 स्पीशीज जो है ना ब्लैक कोरल्स का, वो करंटली आपको हवाई आइलैंड्स में ही मिल जाएंगी, पैसिफिक में। इनफैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन अगर देख लीजिएगा ब्लैक कोरल्स का, तो ब्लैक कोरल्स आर फाउंड ऑल इन ओशंस बट आर मोस्ट कॉमन इन डीप वाटर हैबिटेट ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल सीज। ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ की अगर बात की जा रही है तो यस, ये रीफ जो है कोरल सी में लोकेटेड है, जो क्या ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट अगर देख लीजिएगा ना, क्वींसलैंड, उसके ऑफ कोस्ट में आपको देखने को मिलेगा। ये रीफ को सेलेक्ट किया गया था एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कब? 1981 में। इनफैक्ट एक लार्ज पार्ट जो है ना इस रीफ का, वो प्रोटेक्ट किया गया है बाय द ग्रेट बैरियर रीफ एंड मरीन पार्क। थ्रेट्स क्या है भैया ओवरऑल? अगर मैं कोरल्स की बात करूँ तो एक तो ओशन एसिडिफिकेशन के लिए इनकी जो है कोरल ब्लीचिंग हो जा रही है। ओवर फिशिंग, ओवर हार्वेस्टिंग ऑफ कोरल्स के कारण हो रहा है। कोरल ब्लीचिंग बहुत एक मेजर फिनोमिना है जो कि आपको कोरल माइनिंग्स के कारण भी हो रहा है। सनस्क्रीन्स यूज़ किए जाते हैं लोगों के द्वारा ना,
और लोग बीच में नहाते हैं, अल्टीमेटली वो सनस्क्रीन क्या होता है, माइक्रोप्लास्टिक्स उसमें रहते हैं, वो माइक्रोप्लास्टिक्स जो है कोरल्स के पोर्स में घुस जाता है, कोरल्स ख़त्म हो जाता है, ठीक है। बहुत समय क्या होता है, कोरल्स के थ्रू इलीगली कोरल्स को हार्वेस्ट किया जाता है, कोरल्स के थ्रू ज्वेलरी बना के बेचा जाता है। अब ज्वेलरी में तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है, तो इसके लिए कोरल्स के बारे में प्रॉपरली सोचा नहीं जाता है, जिसके कारण कोरल्स की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट, माफ कीजिएगा, ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम GSLEP। रिसेंटली इंडियन साइंटिस्ट ने रिवाइव किया है इंटरनेशनल अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन अलायंस। इनफैक्ट GSLEP, दैट इज़ ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम, ये पहला ऐसा काइंड इंटरगवर्नमेंटल अलायंस है जो क्या स्नो लेपर्ड के कंजर्वेशन के प्रति अग्रसर है। इनफैक्ट ये जो ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम है ना, इसको क्रिएट किया गया था सन 2013 में, जहाँ पर बिश्केक डिक्लेरेशन में यह क्लियरली बोल दिया गया था, देखो भाई डिफरेंट स्टेट्स जो है उसके ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस, कंजर्वेशनिस्ट को जो है एक साथ आना पड़ेगा और कोऑपरेट करना पड़ेगा स्नो लेपर्ड के कंजर्वेशन के प्रति, राइट। नाउ ये कौन कौन से देश के हैं, देखो 12 देश के कंट्रीज़ ऑफ एशिया है जहाँ पर नेचुरल रेंज में हमें स्नो लेपर्ड देखने को मिलता है। और वो देश कौन कौन है, उसमें इंडिया भी आता है, जी हाँ, पाकिस्तान आता है, चाइना आता है, रशिया आता है, कजाकिस्तान, भूटान, अफ़गानिस्तान, मंगोलिया, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, नेपाल, ताजिकिस्तान, ये सारे आते हैं, ठीक है। सो बाई चांस अगर कल को आपको पूछ लिया गया दैट बताओ भाई एशिया में स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज़ कौन से हैं, सो इन दैट केस ऑल्सो यू नीड टू रिकॉल दीज नेम्स, ठीक है। सो या आगे बढ़ते हैं। सारस रेडियो टेलीस्कोप। नाउ पहली बार ऐसा हुआ है जब सारस 3, देखो वैसे सारस 1, सारस 2 भी था, लॉन्च किया गया है, राइट। अभी हम लोग रीसेंट टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं, सारस 3 टेलीस्कोप, जिसमें काम कर रहे थे रिसर्चर्स कहाँ के, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के, जी हाँ, जो कि बेंगलुरु में है। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया का कॉमनवेल्थ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही साथ आपका तेल अवीव का जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और यूनिवर्सिटी ऑफ तेल अवीव, दोनों मिलकर जो है काम कर रहे थे इसके ऊपर। और पहली बार ऐसा हुआ है जब सारस 3 टेलीस्कोप के द्वारा एस्टिमेट किया गया है दैट जो फर्स्ट जनरेशन जो गैलेक्सीज होते हैं ना, उनकी रेडियो वेवलेंथ कितनी ब्राइट होती है, कितना एनर्जी आउटपुट होता है, उनका ल्यूमिनोसिटी कितना होता है, उनके मासेस कितने होते हैं, सब कुछ डेटा जो है निकाला गया फ्रॉम दिस सारस 3 टेलीस्कोप। सारस 3 का नाम फुल फॉर्म अगर बोला जाए तो शेप एंटीना मेजरमेंट ऑफ बैकग्राउंड रेडियो स्पेक्ट्रम 3, इंडिजिनसली डिज़ाइन और बिल्ड किया गया बाई रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसको डिप्लॉय कहाँ पर किया गया है, दंदी गनाहल्ली लेक और शरावती बैकवाटर्स, जो क्या कर्नाटक में लोकेटेड है। कब इसको डिप्लॉय किया गया था, सन 2020 को। इनफैक्ट मैंने बोला ना सारस 3 अगर होगा तो सारस 2 भी होगा, सारस 1 भी होगा, तो सारस 2 जो है पहला ऐसा था जिन्होंने अर्लीस्ट स्टार और गैलेक्सीज के प्रॉपर्टीज़ को डिकोड करने में मदद की थी, राइट। तो दैट्स वाई सारस 3 सैटेलाइट वाज इन न्यूज़ बेसिकली। अब आ जाते हैं कुछ MCQs में दोस्तों। कल का जो MCQ पूछा गया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया यू आर मोस्ट लाइक टू कम अक्रॉस जयपुर, ग्राउंड, गेको, उनके नेचुरल हैबिटाट्स में। द करेक्ट आंसर वाज ईस्टर्न घाट, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इन द वेरी क्लास। आज का जो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ ना, वो लॉलीपॉप क्वेश्चन होने वाला है, और मैं आशा करता हूँ आप लोग सब, जी हाँ मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग सब नीचे आंसर्स लिखिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग प्लानट इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लानट, बताओ। इससे इजी क्वेश्चन दुनिया में कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वीनस, मार्स, जुपिटर या फिर नेपट्यून? नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपना आंसर लिखिएगा। विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।